जैसे कि आप अपनी खुद की ब्लड टेस्ट कराते हो 1-2 साल में, तो वैसे सीमेंट का फिक्स इंटरवल पे एंड स्टील का टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। Typically, as how doctors are called in at the last minute for emergency issues, similar things happens to us as well. एक आम आदमी के लिए घर बनाने का मौका जिंदगी में एक आध बार ही आता है। खुद का घर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है और अपनी इस संपत्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखना उसका लक्ष्य बन जाता है। मोटी बात ये है कि सपनों का घर समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरना चाहिए और इसे संभव करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास सीरीज। न्यू वोको प्रेजेंट्स घर बनाओ अपना, अ न्यूज़ 18 इनिशिएटिव। यहाँ आपको मिलेगी जानकारी हर उस पहलू की जो आपके सपनों का घर बनाने के लिए जरूरी है। आपके सपनों का घर बनाने की इस प्रक्रिया में इस हफ्ते बातें होंगी निर्माण के समय प्रमुख सामग्री के चयन, उस पर बदलते मौसम और भूगोल के असर की, क्योंकि यही चीजें आपके घर को बनाती हैं वेदर प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग। India is an extremely diverse country when it comes to topography, when it comes to weather conditions. So material resources also varies because of it. That is why it is very important to select the material which is region specific. एक ज़रूरी बात यह है कि कोई भी जब घर बनाता है तो he should use locally available material extensively। जैसे कि अभी सपोज कोई घर बना रहा है गोवा में, तो गोवा में लैटराइट स्टोन एम्पल अवेलेबल होता है, तो if you can use laterite stone for construction on wall, then it is advisable। कोई राजस्थान में घर बना रहा है तो वहाँ पे ग्रेनाइट एंड मार्बल बहुत सारे एम्पल चीज़ें में अवेलेबल है। थर्ड थिंग, कोई महाराष्ट्र में बनाता है तो महाराष्ट्र में डेक्कन ट्रैप बसाल्ट जो एक बेस्ट क्वालिटी रॉक रहता है वो एम्पल अवेलेबल है, तो in Maharashtra he should prefer the Deccan Trap basalt. In terms of choice of materials, there are a lot of sustainable materials which can be used. These days you have a lot of additives to concrete which tend to sort of reduce the amount of cement being mixed. You've got fly ash, you've got plastics being mixed, you've got bio mixes being mixed with concrete to reduce the carcinogenic effect of concrete on soil. Climate change, resilience towards climate change is going to be a key part of your risk management as you build this new home. Also look at whether there's any extreme weather events due to climate change, which is now taking place, across the country. Figure out how do you balance nature with development? How do you focus on creating development that doesn't destroy the ecosystem functions of a place? Weather ready house is basically a house which is designed to sustain, to withstand in a particular region which has a specific weather, specific topography. The longevity of a particular house in India varies between 50 to 60 years. To withstand that particular timeline, it is very important to select the right and the appropriate material to achieve that. आपके सपनों का घर बनाते समय निर्माण से जुड़ी काफी सारी सामग्री का प्रयोग किया जाता है जो आपके घर को सॉलिड बनाती है। ये सामग्री चुनते और खरीदते समय हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि कब हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है और उनकी गुणवत्ता को निर्धारित कैसे किया जाए। Most important constituent of your structure are concrete and steel. We call it reinforcement steel, and the stability of your structure, the strength of your structure would depend upon an ideal marriage between cement, concrete and steel. आप जब घर बनाते हो तो सीमेंट एंड स्टील ये दोनों रेप्यूटेड ब्रांड का ही लीजिए, बिकॉज व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। आप घर का पेंट बदल सकते हो 4-5 साल के बाद, फ्लोरिंग अगर पसंद नहीं आया तो 10-12 साल के बाद फ्लोरिंग चेंज कर सकते हो, जो लेटेस्ट अवेलेबल मटेरियल ले सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका जो कॉलम, बीम्स, स्लैब्स, ब्रिक वॉल वो एक ही रहता है। जो लाइफ ऑफ बिल्डिंग जो रहता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 ईयर्स। अगर आप इसे अच्छा ब्रांडेड मटेरियल यूज़ करते हो, रेप्यूटेड मटेरियल यूज करते हो, ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो, तो वो आपको लॉन्गर लेंथ में सर्विस देगा। जैसे आप आपकी खुद की ब्लड टेस्ट कराते हो एवरी ईयर, तो वैसे ही सीमेंट एंड स्टील की टेस्ट करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए टेस्ट रिपोर्ट आप ऑब्टेन करने के बाद आप रेस्ट एश्योर्ड हो जाते हो। जैसे कि फील्ड टेस्ट में अभी 4-5 टेस्ट बता रहा हूँ, उसमें एक तो सीमेंट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म कलर, इट शुड बी अ फ्रेश स्टॉक,
उसके ऊपर जो सीमेंट बैग्स रहते हैं उसके ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रहता है। नंबर 3, व्हेन यू टेक अ पिंच ऑफ सीमेंट इन योर हैंड एंड यू जस्ट क्रश इट, तो यू शुड फील अ स्मूथर फीलिंग। आपको एक स्मूथ फीलिंग आना चाहिए, ना कि ग्रिटी फीलिंग मिले तो वो पुराना स्टॉक रहता है। आजकल हर एक सिटी में टेस्टिंग लेबोरेटरी सेट की गए हैं फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक अ टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द मटेरियल। एटलीस्ट सीमेंट एंड स्टील का तो लेना बहुत जरूरी है। स्टील में ग्रेडिंग रहता है और आपके स्ट्रक्चर के एंगल से स्ट्रक्चरल डिजाइनर जो रहता है कौन से ग्रेड का स्टील यूज करना है वो आपको डिजाइन रिपोर्ट में लिख के देते हैं। अगर if it is a single storied structure, then the grade of steel is a lighter one. If your structure is ground storied या G+2 storied तक का हो तो normally Fe 415 grade steel यूज किया जाता है। लेकिन कहीं मल्टी स्टोरीड काम चल रहा है तो उसमें हायर ग्रेड का स्टील लगता है। स्टील शुड बी completely rust free. If you find there is rust on the steel, then anti-corrosive treatment to the steel is required. Scrap steel dangerous रहता है स्ट्रक्चर के लाइफ के लिए, so always buy a fresh stock of steel. ब्रिक्स का एक सिंपल टेस्ट रहता है जिसे वाटर एब्सॉर्प्शन टेस्ट कहते हैं। जब आपके साइट पे ब्रिक्स आती है तो किसी एक ब्रिक को आप पानी में डुबा के रखिए, सोक करके रखिए फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। उसका वेट अगर 15% से ज़्यादा बढ़ता है 15% से, देन इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी ब्रिक। सो जो आप ब्रिक परचेस करते हो एक तो वो यूनिफॉर्म कलर का होना चाहिए। ऑल्सो व्हेन यू हिट 2 bricks with each other, it should give clear ringing sound. And nowadays there is one separate product available instead of brick, autoclaved aerated concrete block. सो इसका जिसे शॉर्ट फॉर्म जिसका AAC ब्लॉक है, इसका एडवांटेज ये है कि इट इज़ लाइटर इन वेट। सो जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हो, आप स्ट्रक्चरल डिजाइनर को अगर आप बोलेंगे कि हम AAC ब्लॉक यूज़ करने वाले हो तो आपका एंटायर स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा लाइट हो जाता है, जिसके कारण स्टील कम हो जाता है एंड इट इज़ इकोनॉमिकल टू यूज AAC ब्लॉक इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। Sand should be free from clay. Then secondly, it should have uniform size, and at the time of activity like plastering, it is better to screen the sand so that you get a very uniform size particle. इसमें भी सैंड में आजकल देर आर मेनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी। आप सैंड डायरेक्टली रिवर से नहीं ले सकते हैं बिकॉज उसमें रिवर इरोजन्स काफ़ी तरह से अफेक्ट हो रहा है। सो नाउअडेज people have started using crushed sand. Crushed sand is a product made up from the stone. So it is extensively used nowadays in India. घर बनाते समय बहुत लोग ये नहीं जानते कि खरीदी गई सामग्री की देखभाल कैसे की जाए। इनको निर्माण स्थल पर सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। For steel, you generally have different options. They would again be region-wise. Say in Assam, you have to look for rolling mills in that area so that you ensure that the steel comes to you is appropriate. Cement again is region-wise. Depending, you could look around which are the major cement manufacturing plants in an area. Cement can be used only for 3 months after it has been manufactured. You buy cement as per your projection of use on site. Suppose you are going to use only 50 bags in 1 month, then there is no point in buying 500 bags and placing them on site. You should also ensure that all these materials are stacked properly. Cement is basically, it will capture water from the weather. So if it is not covered properly, it will lose its strength. So all these things, even steel, if it is exposed to rain and weathering, you will find it starts rusting. Generally, this amount of steel to be consumed in every structure would vary depending upon the seismic prone areas that you are building. Especially if you are building in Assam, that would add maybe another half a kg. As we say, a normal standard would be 2.5 to 3 kgs per square feet. In Assam, you would find that it would go up to around 3.5 kgs per square feet because the detailing and the what we call as the ductility requirements in seismic prone areas are a little more than conventional areas. When it comes down to Bengal, the steel required would go up to around 3 to 3.25 kg per square feet. It is the Gangetic Plains, you will find foundations are not as easily available as normally in other areas. Orissa, you have to remember, is a very cyclone prone area,
and in this area you have to really take care of the effects of cyclones. But since you are building a smaller house, smaller in height, the wind effects would not be so severe on your structure. The steel consumption would be around 3 to 3.25 kg per square feet in Orissa. भारत में कहीं भी जाओ तो नॉर्मली 1000 स्क्वायर फुट का घर बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रेंजेस फ्रॉम 2500 रुपये स्क्वायर फीट टू 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट. मतलब मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए मिनिमम 25 लाख रुपए उसको खर्चा आने वाला है. एंड इट कैन फर्दर बढ़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिकल कंडीशन इन दैट लोकेलिटी. उसके कारण वो वेरी हो सकता है. सही सामग्री का चयन जितना जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का चुनाव. तो जानते हैं एक सही कॉन्ट्रैक्टर का चयन कैसे करें और क्या होती हैं उनकी जिम्मेदारियां आपके प्रति. So the licensing architect is not necessary when the contractor is being selected. However, the licensing architect, based on general understanding of the system, can be helpful by giving inputs when the contractor is being selected. Basically, civil contractor plays a very important role while execution of the house. He is a coordinator in between architect, structural designer and owner of the house. And preferably if he is a registered contractor with the local body, local municipal body, corporation, then it is always preferable as he is aware of the all bylaws of the corporation. Please see that your contractor is well qualified, technically qualified. He is experienced. He is aware of all the latest technology and material also. Nowadays, we have what we can call as project management consultants or project management teams which help you in every aspect of your project. They will start with scheduling the project. They will ensure that adequate quality and adequate quantity of materials available on site, that all the work is happening as per a fixed schedule. The contractor is doing everything right. When any contract is awarded to the contractor, owner and contract sit together और उसका एक टाइमलाइन फिक्स होता है कि मुझे 1 साल में घर बना के चाहिए. तो for this timely completion of the project, many activities are required and which are to be followed by the contractor. Normally, bar chart, cash flow chart and material flow chart are prepared by project management consultant. But छोटे गांव में या छोटे शहरों में project management consultant is not affordable. लोगों की इच्छा नहीं रहती है उसे अपॉइंट करने की. In that case, it is a responsibility of contractor to prepare it. अपने सपनों का घर बनाने के इस चरण में आपके कॉन्ट्रैक्टर को मौसम की स्थितियों का ख्याल भी रखना होता है ताकि आपका घर अधिक गर्मी हो या ज्यादा बारिश मजबूती से खड़ा रहे. घर जहां बन रहा है अगर वहां ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कुछ जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखना जरूरी है. आप अपने घर के आसपास छाया के लिए पेड़ लगा सकते हैं. ये आपको सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं. इसके लिए आप पेड़ों की स्थानीय प्रजातियों का चयन करें. कंक्रीट की छत दिन में गर्मी सोख लेती है. इस गर्मी की मार से बचने के लिए छत के ऊपर आप मेटल शीट की लेयर या मिट्टी की टाइलें लगाना फायदेमंद होगा. आपके घर की बाहरी दीवारों को हल्के रंगों में पेंट करें क्योंकि हल्के रंग सूरज की गर्मी को प्रतिबिंबित करते हैं. बाहरी दीवारों के लिए कोई भी ग्लेजिंग सामग्री का उपयोग कम करें. निर्माण के लिए मिट्टी की ईंटों या लैटराइट ईंटों का इस्तेमाल करें कंक्रीट ब्लॉक्स के बजाय. अगर आपके यहाँ अत्यधिक बारिश होती है तो ऐसे मौसम से घर को बचाने के लिए भी कुछ बातों का निर्माण के दौरान ध्यान रखना चाहिए. आपके घर को मॉनसून रेडी रखने के लिए कंस्ट्रक्शन के दौरान वाटरप्रूफिंग काफी जरूरी है. निर्माण के वक्त उत्तम क्वालिटी के लिक्विड वाटरप्रूफिंग कंपाउंड का उपयोग करें. आधुनिक तकनीक के साथ साथ वाटरप्रूफिंग के कई पारंपरिक तरीके हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, जैसे लाइम सुरकी मेथड और ब्रिक बैट कोबा. घर के दरवाजों और खिड़कियों को ऐसे बनाएं ताकि वो बारिश के दौरान अच्छे से सील हो सकें. आपके घर का गटर सिस्टम अच्छी तरह बनाएं ताकि पानी और कचरा दोनों ठीक से बाहर निकल सकें.
तो ये हो गई बात आपके सपनों के घर को वेदर प्रूफ बनाने की, निर्माण की सामग्री के चयन और कॉन्ट्रैक्टर के सही चुनाव की। फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और बातें जो आपके घर को रखेंगी सुंदर और सुरक्षित। अपने सपनों के घर को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए प्रक्रियाओं के बारे में अभी तक आप काफी कुछ जान गए होंगे। अब बारी आती है उन पहलुओं पर बात करने की जो घर के निर्माण के समय आपका कॉन्ट्रैक्टर ध्यान में रखता है। When it comes to construction of any structure, the CCs and the terms and conditions of the building permissions are strictly followed, and there should not be any violation or breach of such terms and conditions or the building permits. Plinth CC is the typically a first CC up to which the local bodies permit you to construct initially. The owner's responsibility would always be to ensure that the contractor is constructing the project as per the plan sanction or as per the terms and conditions set out by the local planning authorities. CC has been issued only up to the plinth level. Obviously, the construction cannot be taken upwards or forward without getting the further CCs for the structure. Now, for an example, a structure can be ground plus 1 story or 2 story or 3 stories. So once a plinth CC has been issued and the construction has happened up to that, it has to be ensured necessarily by the owner that forward or the further CCs are also issued only upon which the construction is taken forward. जब आर्किटेक्ट कभी भी जब ड्राइंग बनाता है किसी घर का, किसी स्ट्रक्चर का, तो नॉर्मली 2 टाइप के ड्राइंग होते हैं। वन इज फॉर म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फ्रॉम वेयर ही गेट्स द लीगल अप्रूवल टू स्टार्ट द वर्क, एंड सेकेंड थिंग इज फॉर साइट विच वी कॉल इट एज अ गुड फॉर एग्जीक्यूशन ड्राइंग। कॉन्ट्रैक्टर ने उसे रेफर करके साइट पे इम्प्लीमेंट करना रहता है। उसमें थर्ड एक्टिविटी जो आता है वो है सेंटर लाइन ड्राइंग, उसको साइट पे इम्प्लीमेंट करना रहता है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप समझ लीजिए, दिस इज अ प्लॉट विच आई एम ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं The area is approximately 3000 square feet. इसका सेंटर लाइन ड्राइंग ये टाइप के होता है। ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं ये इसके फुटिंग्स है। ये फुटिंग कास्ट करने पड़ते हैं एंड दिस वी कॉल एट अ सेंटर लाइन ड्राइंग। कॉन्ट्रैक्टर को ये इम्प्लीमेंट करना रहता है। आपका ऊपर जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, ऊपर जो आपका घर बनने वाला है, वो कंप्लीटली सेंटर लाइन ड्राइंग एंड फुटिंग के ड्राइंग के ऊपर निर्भर करता है। अगर यहाँ पे कुछ गलती होता है बाय एनी चांस, तो नॉर्मली 2 टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एक तो ऊपर का स्ट्रक्चर का एस्थेटिक बिगड़ जाता है, उसके डायमेंशंस नहीं मिलते हैं, रूम क्रिस क्रॉस हो जाता है, एंड ऑल्सो स्ट्रक्चरली ऑल्सो इट इज नॉट feasible to deviate from the center line drawing because स्ट्रक्चर को धोखा पहुंच सकता है इसमें। एक सही कॉन्ट्रैक्टर के चयन की अहमियत का अंदाजा आपको हो ही गया होगा। कॉन्ट्रैक्टर को काम पर रखने के लिए कौन से तरीके होते हैं, इनके बारे में भी जानना आपके लिए जरूरी है। In case of a collaboration with a contractor, typically you need to understand the person's role, to what extent he wants to get involved into the project himself. There are 2 ways of going about it. A person can be involved with respect to obtaining all the clearances, permissions, plans, etc. There are certain other ways also where an owner does not want to get involved because of his non-expertise in these areas. ओनर उसका घर बनाना चाहता है, उसे 2 टाइप के मेथड्स है। एक तो टू अवार्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन लेबर रेट बेसिस, सेकेंडली टू अवार्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन मटेरियल एंड लेबर रेट बेसिस। सो जिसको सेकेंड टाइप को बोलते हैं नॉर्मली टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर ओनर फ्री है, उसके पास एम्पल टाइम है, इफ ही इज अ रिटायर्ड फेलो, he can spend his valuable time, then it is advisable to give contract on labor rate basis. अगर ओनर एकदम बिजी पर्सन है, he cannot spend his time in day-to-day activity, then it is advisable to give a contract
ऑन मटेरियल एज वेल एज लेबर। सेकेंड केस में क्या होता है, ये जो मटेरियल एंड लेबर पे जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो इट इज कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अरेंज द मटेरियल इन टाइम। उसका मटेरियल का फ्लो चार्ट भी उसे ठीक से बनाना पड़ता है। ही कैन प्लान द एक्टिविटीज इन अ वेरी नाइस मैनर बिकॉज वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहती है। सो इट इज ऑलवेज बेटर एंड एडवाइजेबल टू गिव अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन टर्नकी बेसिस, दैट इज ऑन मटेरियल एंड लेबर। घर बनाने के सफर में चुनौतियां तो कई आती हैं, पर ऐसे कुछ सुरक्षा उपाय हैं जिनका पालन करने से आप विवादों, दुर्घटनाओं और ऐसी अन्य मुसीबतों से बच सकते हैं। It is always advisable to have a contract or a written contract with the building contractor by the owner. Going forward during the construction stage itself, if there are any differences or disputes under an agreement which the owner must have entered into with a turnkey contractor or a builder, that can be one eventuality. Separately, with respect to the construction workers engaged on the site itself, if there is any accident or any injury caused to them or any loss of life, turnkey contractor would be directly responsible. There have been recently certain judgments by the Supreme Court and the High Courts as well, where the possibility of the role and the involvement of the owner is not fully removed out of that. So the owner may be responsible to a certain extent where there is a negligence proven in such case of an accident or a mishap which may happen on the site. So along with the contractor, even the owner will stand responsible. ओनर जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करता है कॉन्ट्रैक्टर को, तो इट इज कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर ऑल द वर्कर्स एट साइट। उसे वो साइट का भी इंश्योरेंस करना जरूरी है अगेंस्ट थेफ्ट, अगेंस्ट फायर, उसके लिए भी वो जरूरी रहता है। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस जरूर फॉलो करनी है, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी बेल्ट्स व्हेन दे आर वर्किंग एट हाइट। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी फॉलो करनी है। मेनी मशीनरीज आर बीइंग यूज्ड एट साइट, लेकिन जब उसका वायर्स जो रहता है, जो पॉइंट से निकलता है, तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, वहाँ पे कहीं भी टेपिंग नहीं होना चाहिए। जॉइंट किया हुआ वायर्स आर स्ट्रिक्टली टू बी अवॉइडेड बिकॉज साइड पे बहुत सारा वाटरिंग एक्टिविटीज रहता है जिसके कारण वो डेंजरस हो सकता है। जब कोई घर बनाता है तो उसके साथ में एक कहीं अंडरग्राउंड वाटर टैंक रहती है, पीने की टंकी रहती है, सेप्टिक टैंक रहता है, कुछ चेम्बर्स बने रहते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स जो भी है उसे प्रॉपरली कवर करना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन द रेनी सीजन। स्टेयरकेस कंस्ट्रक्शन स्टेज पे या टॉप पैरापेट हो तो उसको बाम्बू रेलिंग या बैरिकेशन करना जरूरी होता है बिकॉज वो हाइट से कोई वर्कर गिर ना पाए इवनिंग आवर्स में, नाइट आवर्स पे अगर काम चालू है तो। अगर साइट का क्वांटम ज़्यादा हो, बिगर साइट हो, बिगर प्रोजेक्ट हो, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स साइट पे रखना जरूरी है। उसकी मदद हो सकती है इन केस ऑफ फायर, शॉर्ट सर्किट अगर कुछ होता है तो उसकी जरूरी रहती है। जब हम अपना सपनों का घर बनाते हैं तो हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखते हैं ताकि वो घर पीढ़ियों तक साथ रहे, मजबूत रहे और अच्छी स्थिति में रहे, फिर चाहे खिली धूप हो या तेज बारिश। इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं, अगली बार मिलने के वादे के साथ, क्योंकि अगली बार बातें होंगी आपके घर की अंदरूनी सज्जा की। घर बनाओ अपना की हमारी इस खास सीरीज में आज बस इतना ही।